आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्लास 7th की हिंदी पढ़ने के लिए। तो क्लास 7th की हिंदी में हम आज आपका जो पहला चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। वसंत जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है वसंत भाग 2, उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये जो कविता है ये शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखी गई है। तो कविता को हम पढ़ेंगे, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। और हाँ, आप कॉपी और पेंसिल पेन जो भी आपके पास है वो अपने पास ले लीजिए। अगर पाठ्य पुस्तिका है तो पाठ्य पुस्तिका साथ में ले लीजिए, क्योंकि जब हम पाठ को पढ़ेंगे तो पाठ से संबंधित जो भी शब्द आएंगे, कठिन शब्द आएंगे, वो आप अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम पाठ को शुरू करते हैं। तो पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सुविचार आपको बताती हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। क्योंकि समय आपको पता है ना कैसा समय चल रहा है, बहुत कठिन परिस्थितियां अभी हमारे साथ चल रही हैं। बहुत संघर्ष का टाइम हमारे पास चल रहा है अभी, ऐसा कोविड का महामारी का जो ये एक टाइम चल रहा है। तो इसमें भी हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जीतना है, तो सभी सुनेंगे। देखिए, विवेकानंद जी ने एक विचार दिया था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो अभी हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमें जो हमारा लक्ष्य है, क्योंकि अभी आप छोटे हैं तो आपका अभी लक्ष्य है अपनी पढ़ाई को जारी रखना, अपने पढ़ाई पर फोकस करना। तो आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए और तब तक अपने लक्ष्य से पीछे मत हटिए जब तक आपकी जीत नहीं हो जाती, जब तक आप अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते। तो पाठ शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे अपने हाथ में कॉपी पेंसिल पेन जो भी आप लेना चाहते हैं ले लीजिए और ध्यान पूर्वक सुनिए, समझिए इस चैप्टर को, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। चैप्टर शुरू करेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इस चैप्टर को लिखने वाले हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो हम चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा शिव मंगल सुमन जी के बारे में जानेंगे। ये भी आप लिख सकते हैं। आप सबसे पहले लिखेंगे कॉपी में पाठ का नाम, उसके बाद कवि का नाम, कवि का जन्म स्थान, कवि का जन्म हुआ था, शिव मंगल सुमन जी का जन्म हुआ था। ये हिंदी भाषा के महान कवि थे और इनका जन्म 5 अगस्त सन 1915 को झगरपुर उन्नाव, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है। तो ये आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि शिव मंगल सुमन जी का जन्म 5 अगस्त सन 1915 को झगरपुर उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कविताएं जो हैं वो सरल भाषा में और दिल को छू लेने वाली हैं। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि है हिल्लोल, मिट्टी की बारात, प्रलय, सृजन, वाणी की व्यथा। इनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार जैसे बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया। और इनकी जो मृत्यु है वो 27 नवंबर सन 2002 में हुई थी। लेकिन जो इनकी महान रचनाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर आपकी पाठ की पहली कविता, तो इनकी जो महान रचनाएं हैं वो हमेशा हमारे बीच अमर रहेंगी। तो कविता शुरू करते हैं। ये जो कविता है बच्चों, ये है पंछियों के बारे में। तो पंछियों के बारे में सबसे पहले आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जैसे आपके इस चैप्टर का नाम दिया गया है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला हुआ आकाश। बिल्कुल जो फैला हुआ आकाश रहता है उसको हम उन्मुक्त गगन कहते हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि पक्षियों को पालना हमारे हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि आप लोग भी 7th क्लास में आ गए हैं, पढ़ाई भी करते हैं, आसपास के लोगों को भी देखते हैं,
चिड़िया, पक्षी प्रकृति को भी देख रहे हैं और प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं से लगभग अब आप थोड़ा जानने लगे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो पक्षी है उनको पालना उचित है या नहीं? क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, मैं अपने हिसाब से बताती हूँ, अगर आपका जो भी आप सोचते हैं उसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि आपको लगता है कि पक्षियों को पालना सही है या गलत है। तो मैं आप लोगों को अपने हिसाब से बताती हूँ कि पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि पिंजरे में पक्षियों को उड़ने की आजादी नहीं मिलती और उनका जो एक मेन जिस चीज के लिए वो बने हुए हैं, जिस चीज के लिए वो पैदा हुए हैं, आकाश में उड़ने के लिए, वो उनसे छीन लिया जाता है। और मेन चीज ये होती है कि पक्षियों को जब हम बंद कर लेते हैं तो उनकी आजादी का हनन होता है, जिससे क्या होता है, पर्यावरण भी प्रभावित होता है। तो आज की ये कविता भी इसी तरह है। अब आपको थोड़ी बहुत कविता के लिए हिंट मिल चुकी है कि क्या इस कविता के अंदर हो सकता है। तो आप अब कविता को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, ऐसी आशा मैं आप लोगों से करती हूँ। तो शुरू करते हैं कविता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो जो पंछी हैं, यहाँ पर शिवमंगल सिंह सुमन जी पंछियों के विषय में बता रहे हैं, उनकी मन की जो व्यथा है उसको बता रहे हैं कि पंछी जब उनको कैद कर दिया जाता है तो वो किस तरह की व्यथा उनके मन में रहती है। तो कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया कि खुला आसमान। गगन का अर्थ तो आप लोगों को पता ही है, गगन आसमान के पर्यायवाची आपने अभी तक पढ़े होंगे, है ना, गगन, आकाश, अंबर। तो ये आकाश को ही हम गगन कहते हैं। उन्मुक्त का अर्थ है बिल्कुल खुला हुआ। तो यहाँ पर आप इस शब्द का अर्थ अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। पिंजर बंद न गा पाएंगे। पिंजर क्या होता है? पिंजर का अर्थ होता है पिंजरा। बद्ध यानी कि बंधे हुए, पिंजरे में बंधे हुए हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर जो पक्षी है वो कहते हैं कि जो पिंजरे की कनक तीलियां, जो कनक का क्या अर्थ होता है? कनक का अर्थ होता है सोना। तो जो स्वर्णिम जो तीलियां हैं पिंजरे की, वो उनसे टकराकर, क्योंकि जब एक छोटे से पिंजरे में हम चिड़िया को बंद कर देंगे तो वो उसी के अंदर फड़फड़ाएगी, है ना। तो क्या होगा, फड़फड़ाने से जो पिंजरे की स्वर्णिम सोने के जैसी जो तीलियां होती हैं जिनसे पिंजरा बंद रहता है, आपने देखा होगा पिंजरा, तो उस वो क्या होता है, उससे टूटकर हमारे जो पुलकित पंख हैं, पुलकित का अर्थ होता है नए उगे हुए, जो अभी अभी सुंदर कोमल पंख जो अभी उगे हैं, इस तरह के पंख हमारे टूट जाएंगे। तो चिड़िया यहाँ पर बता रही है कि हमको पिंजरे में बंद रहने से हम बिल्कुल दुखी हो जाएंगे, हमारे जो पंख हैं वो भी इससे टूट जाएंगे। तो कवि इन पंक्तियों से पंछियों में स्वतंत्र होने की चाह को दर्शा रहे हैं और कहते हैं कि पक्षी आकाश में उड़ने वाली प्राणी है और पिंजरे में बंद होकर उनसे गाना नहीं गाया जाएगा। भले ही आप उन्हें सोने के पिंजरे में ही क्यों ना रख दो, भले ही वो पिंजरा सोने के का ही क्यों ना हो, लेकिन उस सोने की तीलियों से टकरा कर हमारे जो प्यारे से कोमल से जो पंख है, पुलकित का अर्थ भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ, कोमल, ठीक है। तो जो हमारे पुलकित पंख है वो टूट जाएंगे। अगली पंक्तियों में क्या कहते हैं पक्षी? हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो अगली पंक्ति में जो पक्षी है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं। अब बहता जल कहाँ कहाँ पर होता है बच्चों? आपने देखा होगा बहता जल नदियों में होता है, झरनों में होता है। तो पक्षी अक्सर आकाश में उड़ते उड़ते नदियों से
झरनों से जल पी लेते हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम इस तरह के बहते हुए जल को पीने वाले हैं, संघर्ष करके अपना जीवन जीने वाले हैं, खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। तो हम इस तरह के कैद करने से तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो कितनी बड़ी बात यहाँ पर चिड़िया कह रही है कि कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक का अर्थ होता है कड़वा, निबोरी का अर्थ होता है नीम का बीज। तो अब चिड़िया कहती है कि ये जो नीम का बीज जो जंगल में रहते हुए हम खा लिया करते थे, वो कहीं ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, कहीं ज्यादा मीठा लगता है हमें, किसकी तुलना में? कनक कटोरी की मैदा से। क्योंकि जब आप चिड़िया को कैद करते रहे, भले ही आप उसको सोने के पिंजरे में रख दो, भले ही आप उसको कनक, फिर से यहाँ पर कनक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो सोने की कटोरी, कटोरी तो आप सभी को पता है कनक का अर्थ होता है सोना, यानी कि भले ही आप उसको सोने की कटोरी में मैदा, मैदे से यहाँ पर अर्थ है कि बहुत सारे पकवान। मैदा जानते हैं ना क्या होता है? बिल्कुल, अगर हम गेहूं को बहुत ज्यादा बारीक पीस लेते हैं, बिल्कुल ज्यादा बारीक, बहुत ज्यादा तरीके से बारीक कर लेते हैं, तो वो मैदा बन जाता है। और आज के समय में बहुत सारे मैदे से बने पकवान, अगर आपके मुंह में, अगर आपके सामने नाम लिया जाए तो आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। मैदे से बने हुए पकवान कैसे होते हैं? जलेबियां, समोसे, कचौड़ियां, और आजकल तो जंक फूड भी, जैसे बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मोमोज, है ना। तो इस तरह के सारे पकवान जो है वो चिड़िया को फीके लगते हैं जब वो कैद में होती है। अगर आपकी मम्मा बोले कि चलिए आज आपको दिन भर इस रूम में बंद रहना है, यहीं पर आपको खाना मिलेगा, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, आपको दोस्तों के साथ नहीं घूमने दिया जाएगा, आपको खेलने नहीं दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जो ये लॉकडाउन आप अभी इस पिछले 1 से 1.5 साल से झेलते हुए आ रहे हैं, तो क्या सबको आनंद आ रहा है? लॉकडाउन में सबको आनंद आ रहा है? देखिए, कुछ दिन तो आपको लगा होगा कि अरे वाह, बहुत अच्छा हो गया, मजे आ गए, अब तो बिल्कुल स्कूल बंद हो गए, हम एकदम से अब तो बिल्कुल खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे। लेकिन जब हमें बिल्कुल घर में बंद रहने को कहा जाता है, हम घर में बिल्कुल बंद रहते हैं, तो क्या होता है? बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें हमें होने लगती हैं। चाहे फिर हम अंदर बैठ के हम कितने दिन अच्छा खाना खा लेंगे, कितने दिन हम खुशी से जी पाएंगे, कितने दिन आप टीवी देखोगे, कितने दिन आप फोन पकड़ पाओगे, है ना। तो एक स्वतंत्रता जो होती है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पर कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को बताया है कि किस तरह चिड़िया अपनी स्वतंत्रता को यहाँ पर बता रही है कि स्वतंत्रता कितनी जरूरी है हमारे जीवन में। तो चिड़िया कहती है कि मुझे वो जंगल में मिलने वाली जो कड़वा जो नीम है, नीम आपने सभी ने देखा होगा, नीम का पत्ता बहुत कड़वा होता है, उसकी निबोरी जो होती है वो उससे भी ज्यादा कड़वी होती है। तो वो कटुक निबोरी भी चिड़िया को मीठी लगती है जब वो स्वतंत्र होती है। लेकिन आज कनक, सोने की कटोरी में रखी हुई मैदे से बने हुए पकवान भी उसे फीके लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे की पंक्तियों में चिड़िया कहती है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। जो यहाँ पर अब चिड़िया कहती है कि इस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, जो ये स्वर्ण श्रृंखला है, सोने से बना हुआ ये जो पिंजरा है, स्वर्ण श्रृंखला कैसा होता है पिंजरा? पिंजरा देखा होगा आप सभी ने, इस तरह का होता है और उसमें इस तरह की श्रृंखलाएं बनी रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह की श्रृंखलाओं से पिंजरा बना रहता है और फिर उसको ऐसे करके टांग दिया जाता है। तो इस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, हम इस बंधन में जो भी हमारे अंदर जो भी हमारी इच्छाएं थी वो सब बंध के रह गई हैं, और जो हमारी क्षमताएं थी उन क्षमताओं को हम भूल चुके हैं। कई बार
क्या होता है, जिस चीज को हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर हम उस काम को करना छोड़ दें तो एक टाइम के बाद हम अगर उसको दोबारा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें गलतियां होने लगती हैं। जैसे कि आपने भी पढ़ाई करना छोड़ दिया होगा, ये मुझे लगता है, लेकिन नहीं, आपको जैसे कि मैंने आप लोगों को क्या बताया कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप को लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। चाहे कितना भी बड़ा लॉकडाउन लग जाए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाए, हमें अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप लोगों का कर्म है पढ़ाई करना, तो आप सब पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो चिड़िया है वो कह रही है स्वर्ण श्रृंखला। स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ मैंने आपको बता दिया, सोने की इस तरह की श्रृंखलाएं, एक के बाद एक ऐसे पंक्तियां जो सोने की श्रृंखलाएं बनी रहती हैं, उनसे उनके बंधन में वो अपनी गति और अपनी उड़ान को भूल चुके हैं, अपनी क्षमताओं को भूल चुके हैं। उनको याद नहीं है कि उनके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस केवल जो स्वप्न है, क्योंकि अब वो कैद है, तो केवल वो सपने में ही देख सकते हैं क्या, तरु। तरु का अर्थ होता है वृक्ष, तो वृक्ष की फुनगी, फुनगी का अर्थ होता है डाल। तो वृक्ष की डाल पर जो झूले, जो वो एक डाल से दूसरी डाल पर उछलते कूदते, देखिए आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है अपने स्क्रीन पर कि यहाँ पर चिड़िया कैसे जंगल का यहाँ पर आपको एक नजारा दिखाया गया है कि कैसे चिड़िया खुश होकर इधर से उधर उछल कूद कर रही है, इधर से उधर उड़ रही है। तो बिल्कुल वही चिड़िया अपने सपनों में आप देख रही है, क्योंकि वो कैद की अवस्था में है। तो वो कह रही है कि बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। फुनगी का अर्थ भी मैंने आपको बताया, वृक्ष की डाल। ठीक है, तो वृक्ष की डाली पर जो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फुदकते थे, वो अब उन्हें केवल सपनों में दिखाई दे रहा है। आगे की पंक्तियां हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। चिड़िया कहती है कि मेरे ऐसे अरमान थे कि मैं उड़ती नीले नभ की सीमा पाने, जो नीला आकाश है इसकी सीमा को पाने के लिए, कितना बड़ा ये आकाश है, कितना खुला हुआ ये आकाश है, इसकी सीमा को पाने के लिए मैं उड़ती, इतने ऐसे अरमान मेरे मन में थे। और क्या अरमान है कि लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। जैसे अंधेरे के बाद सूर्य उदय होता है और उस सूर्य उदय में जब सूर्य की लाल लाल किरणें निकलती हैं तो वो क्या करती हैं, वो रात के जो फैले हुए जो तारे होते हैं उन सबको छिपा देती है, उससे वो सारे तारे छिप जाते हैं और एक नया सवेरा हमारे जीवन में आ जाता है। तो चिड़िया कहती है ठीक उसी प्रकार जैसे लाल किरणें आती हैं और वो तारों को छिपा लेती हैं, उसी प्रकार मैं खुले आकाश में जब उड़ती तो अपनी चोंच खोलकर सुंदर सुंदर अनार के दानों को, जो किसके समान है, जो तारे रूपी अनार के दाने जो हैं उनको मैं चुग लेती। तो चिड़िया के ऐसे अरमान उसके मन में आ रहे हैं। अगली जो पंक्ति है उसमें क्या बता रही है चिड़िया, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज से, जो सीमाहीन क्षितिज है, जो सीमाहीन आकाश है जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे सीमाहीन आकाश से हमारे इन पंखों की होड़ा होड़ी होती। अगर हम खुले आकाश में उड़ रहे होते तो हमारी जो प्रतियोगिता है वो इस आकाश के साथ होती, इस आसमान के साथ होती कि तुम ज्यादा फैल सकते हो या मैं तुम्हारे इस शोर को पाने के लिए, इस क्षितिज को पाने के लिए, तुम्हारे अंत को पाने के लिए इतना ज्यादा खुलकर उड़ सकती हूँ। तो यहाँ पर चिड़िया कहती है कि मैं उस आकाश से प्रतियोगिता करती अगर मैं खुली हुई होती, खुले आकाश में होती। तो क्या कह रही है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती
सांसों की डोरी। अब चिड़िया कहती है कि या तो जो क्षितिज है वो मिलन बन जाता, क्षितिज से मेरा मिलन हो जाता, यानी कि वो जो आसमान का अंत है वो मैं प्राप्त कर लेती, या फिर तंती सांसों की डोरी। तंती का अर्थ है समाप्त हो जाती, मेरा जीवन ही चाहे इस प्रक्रिया में समाप्त क्यों ना हो जाता, फिर भी मुझे खुशी होती, क्योंकि चिड़िया तो बनी ही इसके लिए है, आकाश में उड़ने के लिए है, खुले आकाश को नापने के लिए चिड़िया बनी हुई है। तो चिड़िया कहती है कि अगर या तो ऐसा होता कि मुझे क्षितिज मिल जाता, आसमान का अंत मिल जाता, और अगर नहीं भी मिलता तो मैं खुशी खुशी अपने प्राण इस प्रक्रिया में न्यौछावर कर देती, अपने प्राण दे देती। बहुत अच्छी ये कविता है, लेकिन सबसे अच्छी बात इस कविता की है ये अंतिम जो यहाँ पर कविता का पद दिया गया है। आपको पूरी कविता का जो निचोड़ है, पूरी कविता में चिड़िया के माध्यम से क्या संदेश हमें दिया गया है, वो इस अंतिम पद को पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। 4 केवल पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन चारों पंक्तियों का बहुत बहुत बड़ा यहाँ पर अर्थ और महत्व हमारे लिए बताया गया है। नीड़ न दो चाहे टहनी की। अभी तक तो केवल कैद करने की बात की जा रही थी कि कैद में जो चिड़िया है वो क्या सोच रही है, लेकिन अब रियलिटी है कि आखिर वो कैद में है क्यों। अब सच्चाई बताई जा रही है कि आखिर वो कैद में है क्यों। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब चिड़िया इतनी बड़ी बात हमसे कह रही है कि नीड़ न दो चाहे टहनी की, चाहे तो आप हमें टहनी की नीड़ ना दो। क्यों कह रही है चिड़िया? आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। क्यों कह रही है चिड़िया? क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए हमने आज के समय में हमारी जो जनसंख्या है, मनुष्यों की जो जनसंख्या है, कहते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य ही सबसे ज्यादा ज्ञानी प्राणी है, पर मुझे नहीं लगता कि मनुष्य सबसे ज्यादा ज्ञानी प्राणी है, क्योंकि मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए बाकी जीव जंतुओं का जो जीवन है वो दुर्लभ कर दिया है, पेड़ पौधों को समाप्त कर दिया है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके प्रकृति के जो नियम है उनका उल्लंघन करके बहुत बड़ा अपने लिए एक मुसीबत मोल ले ली है। तो यहाँ पर चिड़िया यही समझा रही है कि नीड़ न दो चाहे टहनी की, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। भले ही आपने अपनी सुविधाओं के लिए पूरे वृक्ष काट दिए हों, जंगल के जंगल समाप्त कर दिए हों, लेकिन भले ही आपने हमारा आश्रय यानी कि घोंसला, चिड़िया अपना घोंसला वृक्षों पर बनाती है, जब वृक्ष ही नहीं होंगे तो उनका घोंसला कहाँ से होगा, लेकिन पंख दिए हैं। तो चिड़िया कहती है कि चलो आपने सब कुछ कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ने पंख हमें दिए हैं, तो आप मेरी जो आकुल उड़ान है, यानी कि व्याकुल, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा व्याकुल हूँ, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, ऐसी मेरी उड़ान में आप विघ्न मत डालो। तो ये बहुत बड़ा संदेश इस कविता के द्वारा हमें दिया गया है कि हमने अपने लिए अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मनुष्य जंगलों को काटता जा रहा है। बहुत सारे जो स्थान थे जहाँ पर पक्षी निवास करते थे, जीव जंतु निवास करते थे, वो स्थान हमने समाप्त कर दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सीख इस कविता से हमें मिलती है कि किस तरह पशु पक्षी सोच रहे हैं। क्या पशु पक्षी सोचते हैं कि हमने उनका आश्रय छीन लिया, उनके रहने का निवास स्थान छीन लिया, और अंत में हमने क्या किया, क्योंकि उनके रहने की जगह नहीं बची तो हमने उनको कैद करके अपने घरों में रख लिया। तो ये कविता हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं, इसको आप आशा करती हूँ कि समझ पाएंगे, कर पाएंगे। बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पर पाठ में दिए गए हैं, तो आप सभी इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो अगले सेशन में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय हमारा समाप्त हो रहा है। तो मिलेंगे अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।